Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए लॉजिकल रीजनिंग यूनिट के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आज मैं लेकर आई हूँ। स्टूडेंट्स, इस सीरीज में जो भी क्वेश्चंस हैं ये पहले भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं एंड ज़रूर अपकमिंग एग्जाम में भी एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं। सो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस सीरीज में हर एक बात को, हर एक पॉइंट को आप नोट ज़रूर कीजिएगा। एग्जामिनेशन को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 पर मेजर फोकस रखिएगा। यहाँ पर हम कंप्लीट कोर्स भी लेकर आए हैं स्टूडेंट्स, जो 100% आपको एग्जामिनेशन से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाने की गारंटी देता है, वो भी डेली लाइव लेक्चर्स के साथ। इन लेक्चर्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट अवेलेबल है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आपकी फाइनल रिवीजन को बूस्ट अप करेंगे, जहां पर आपको सभी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी क्लासेस ज्वाइन कैसे करनी है, इसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना होगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखिए, यहाँ पर आप कंटेंट पर क्लिक करके फ्री डेमो वीडियोस भी देख सकते हो। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ जाएगा कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ यही कोर्स बेस्ट है। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम का क्या लेवल है, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ये कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया है। एंड डेली लाइव क्लासेस के लिए आपको यहाँ पर 9 पीएम आकर ज्वाइन करना है। मॉक टेस्ट भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे, साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यूज भी सभी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप इजीली गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके भी हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। कि पहला क्वेश्चन है हमारा, ये 2019 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, देवदत्त इज फैट एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे। इसमें एक पर्सन का नाम है देवदत्त। इसमें बोला गया है कि ये बहुत मोटा है एंड ये दिन के समय नहीं खाते हैं। देयरफॉर देवदत्त इज ईटिंग ड्यूरिंग द नाइट। सिंपल सी चीज है, अगर बोला गया है कि ये दिन में नहीं खाता है, सो हम इससे ये असम्पशंस ले सकते हैं कि ये जरूर फिर नाइट में खाते होंगे। The above example is in classical Indian school of logic is a case of. So ये जो एग्जाम्पल है ये क्लासिकल इंडियन स्कूल के लॉजिक से रिलेटेड है। सो इसको हम इंडियन लॉजिक में एग्जैक्टली क्या नाम से जानते हैं? सो ऑप्शंस है यहाँ पे, कंपैरिजन, इम्प्लीकेशन, परसेप्शन या फिर वर्बल टेस्टिमोनी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप लोगों को इसका आंसर पहले से पता है तो आप उसको किसी नोटबुक में नोट कर लीजिए एंड वीडियो के एंड में आप लोगों ने कितना स्कोर किया है वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? नहीं पता तो एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से समझ सकते हो। सो यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक की बात करते हैं, जहाँ पे अगर हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं जिससे कि दूसरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली अराइज हो जाती है, उस केस में हमेशा हम बोलते हैं कि ये एक इम्प्लीकेशन है, यानी कि ये क्या है, ये एक अजम्पशन है। ठीक है, सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इम्प्लीकेशन, यानी कि निहितार्थ। इसका एक और एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर मैं किसी पर्सन ए की बात करूं, आज मैंने पर्सन ए को बोला कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये हो सकता है, पर्सन ए इस चीज को ये सोच सकता है कि मैं शायद आज ही सुंदर लग रही हूँ, डेली मैं सुंदर नहीं लगती। हो सकता है ना यही बात? तो कोई एक स्टेटमेंट के दो मीनिंग निकाल सकते हैं, उस चीज को हम इम्प्लीकेशन यानी कि असम्पशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लीकेशन, या फिर इसको असम्पशन बोलते हैं। या फिर अगर हम लोग प्योर इंडियन लॉजिक की बात करें, सो इस चीज को अर्थपति के नाम से जाना जाता है। अर्थपति ये एक प्रमाण का ही टाइप होता है। अर्थपति का मतलब होता है अर्थ की उत्पत्ति, यानी कि अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। किसी एक स्टेटमेंट से हमने कोई और मीनिंग की उत्पत्ति कर दी, यानी कि किसी और मीनिंग को हमने यहाँ पे अराइज कर दिया, दैट इज कॉल्ड अर्थपति। तो ये भी एक ट्रिक आपको याद रखनी है कि अगर एक स्टेटमेंट से एक से ज्यादा मीनिंग कोई पर्सन निकालता है, सो वो अर्थपति होता है, यानी कि वो इम्प्लीकेशन होता है। ओके, सो आई होप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द इंडियन लॉजिक ऑफ स्कूल। सो ये क्वेश्चन अगेन रेफरेंस टू इंडियन लॉजिक ऑफ स्कूल से पूछा गया है, 2019 का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है, इट इज रिलेटेड टू फॉर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट ओनली,
It is related to the content of the argument only. It is related to perceptual knowledge alone. It is related to presenting analogies only. So references जो होते हैं इंडियन लॉजिक में, उसको किस चीज से रिलेट किया जाता है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इट इज रिलेटेड टू फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट ओनली, एंड ऑप्शन नंबर 2, that is it is related to content of the argument only. So ये दोनों ही statements true हैं इसके regard में. So right answer है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3. अब ये कैसे ट्रू है ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? सो इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, जिसको कि हम न्याय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक और न्याय इज कंसर्न्ड विद द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट एज रिकॉर्डेड इन अर्ली टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? सो ये चीजें जो है ये कुछ रीजनिंग एंड कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी इंडियन टेक्स्ट में, इंडियन टेक्स्ट के फॉर्मेट में रिकॉर्डेड होते हैं. सो इसमें बहुत से टाइप्स होते हैं जिसकी हमने बात की है हमेशा से, जैसे कि प्रत्यक्ष होता है, उपमना होता है, ठीक है? ये जो दो टाइप्स होते हैं, मेन सोर्सेज होते हैं नॉलेज के अकॉर्डिंग टू दी इंडियन साइकोलॉजिकल सिस्टम. तो इसी के अंडर ये चीजें आती हैं. सो एज इट इज क्वेश्चंस इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा उनको कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है, स्टेटमेंट्स को थोड़े से डिफरेंट लैंग्वेज में रख दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, राइट? नेक्स्ट फिर अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन. इसमें पूछा गया है ऑन्टोलॉजी क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, मेथडोलॉजी क्या होता है और मेथड क्या होता है. एंड यहाँ पे कॉलम्स में दिया गया है, सेकंड कॉलम में दिया गया है आइडियोग्राफिक, रियलिज्म, सर्वे या फिर पॉजिटिविज्म. बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर आपको इनका एक का आंसर भी पता है तो आप लोग बहुत इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना स्टूडेंट्स? हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है कि मैच द फॉलोइंग में किस तरह से काम होता है. सो इसमें देखो, सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को बताऊं, सो यहाँ पे ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है रियलिज्म, यानी कि यथार्थवाद. उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं एपिस्टोमोलॉजी की, ये होता है पॉजिटिविज्म से रिलेटेड. ये अगर आपको पता होता तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते थे. उसके बाद मेथडोलॉजी की बात करते हैं तो वो आइडियोग्राफिक से रिलेटेड होता है, एंड मेथड जो होता है वो रियलिज्म से रिलेटेड होता है. सो इस अकॉर्डिंग अगर हम सॉरी मेथड जो होता है वो सर्वे से रिलेटेड होता है, ठीक है? सो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी. सो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें एक्सप्लेनेशन की आई होप कोई जरूरत नहीं है. उसके बाद फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कि पूछा गया है which among the following is not the principle associated with positivism. So positivism के questions बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये बता दूं पहले कि positivism exactly क्या होता है. So basically it is a philosophical system recognizing only that which can be scientifically verified or which is capable ऑफ लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रूफ. यानी कि कभी भी लॉजिकल या मैथमेटिकल प्रूफ किसी चीज का हम लोग लेकर के आते हैं तो वहां पे पॉजिटिविज्म का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो पॉजिटिविज्म से रिलेटेड ही एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है पॉजिटिविस्टिक, ठीक है? इसको बोला जाता है पॉजिटिविस्टिक या पॉजिटिविस्ट. सो पॉजिटिविस्ट स्टडी यूजुअली अडॉप्ट डिडक्टिव अप्रोच थ्रू सम टाइम्स में यूज इंडक्टिव अप्रोच टू. जनरली ये डिडक्टिव को यूज करता है बट बहुत बार इंडक्टिव भी यूज की जाती है. सो इसमें पूछा गया है नॉट एसोसिएटेड, ठीक है? सो यहाँ पे अगर नॉट एसोसिएटेड की बात की गई है तो इंडक्टिव और डिडक्टिव तो होगा ही नहीं. साथ ही मैंने आपको बता दिया कि ये किसी घटना से रिलेटेड होता है, ठीक है? कोई भी लॉजिकल या मैथमेटिकल प्रूफ होता है उससे रिलेटेड होता है, यानी कि ये एक फिनोमिनलिज्म से रिलेटेड है. सो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंटरप्रिटिविज्म. सो इससे रिलेटेड ये टर्म नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. एंड इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पे चीजें पूछी गई हैं. मैच द फॉलोइंग है, कुछ एक्शंस के नाम दिए गए हैं एंड कुछ उसके डिसिप्लिन्स के नाम दिए गए हैं. पहला है सेक्रीफाइस, सिंसियरिटी, सेल्फ कंट्रोल एंड ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है? सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, सेक्रीफाइस क्या होता है? हेल्पिंग विदाउट सेल्फिश मोटिव्स. हम किसी दूसरे की हेल्प करते हैं अपना कोई सेल्फ वो किए हुए, अपना कोई स्वार्थ बिना बीच में रखे हुए, है ना? उसके बाद
सिंसियरिटी, सिंसियरिटी होता है वर्किंग इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। नेक्स्ट होता है हमारे पास फिर सेल्फ कंट्रोल। सो सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कॉन्फिनमेंट ऑफ इंडिविजुअल माइंड ऑन एक्शन। एंड लास्ट होता है एल्ट्रुइज्म, दैट इज शोइंग लव एंड अफेक्शन। सो डायरेक्ट है यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चंस जो थे बेसिक से रिलेटेड ये आपके बिल्कुल अभी क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। अभी तक ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इनमें कोई क्वेरी है, कोई ऑप्शन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, या आप चाहते हो कि इंडियन लॉजिक की तरह किसी और सेक्शन पे भी मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर के आऊं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इन्फेरेंस, यानी कि अनुमाना से रिलेटेड। अनुमान का मतलब होता है गेस करना। ठीक है, इतना सा मैंने बता दिया, अब आप इजीली इसके आंसर दे सकते हो। सो यहाँ पे टोटल 13 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, जरूर उनको आप ट्राई कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कंसीडर द आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड बिलो। एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये गिवन है, आपको इसको देखना है एंड बताना है आइडेंटिफाई द फैलेसी इन्वॉल्व इन अबव आर्ग्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन लॉजिक। सो यहाँ पे देखो ये फैलेसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 टाइप्स की फैलेसी दी है, हमें बताना है कि इस गिवन स्टेटमेंट में कौन सी फैलेसी एग्जैक्टली काम करती है। सो साउंड इज इम्परमानेंट बिकॉज इट इज इनविजिबल। इसमें बोला है कि जो साउंड, जैसे कि आप मेरी आवाज सुन रहे हो, कि ये परमानेंट नहीं होता। कारण बताया गया है क्योंकि ये इनविजिबल होता है। तो क्या लगता है आपको कौन सी फैलेसी है ये? fallacy of irrelevant reason, fallacy of wrong assertion, fallacy of trivial reason, या फिर fallacy of contradictory reason। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज fallacy of irrelevant reason। कि इन्होंने यहाँ पे बेकार सा, बिल्कुल बेकार सा रीजन बताया कि भाई साउंड हमें दिखता नहीं है इसलिए वो इम्परमानेंट होता है। मतलब अगर साउंड दिखता होता तो वो परमानेंट रहता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये है fallacy of irrelevant reason। ठीक है, सो फेलिसी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फेलिसी ऑफ इररिलेवेंट रीजन इज अ टाइप ऑफ इन्फेरेंस। ठीक है, फेलिसी हमेशा इन्फेरेंस का ही टाइप होता है, वेयर अ रीजन इज गिवन इन सपोर्ट ऑफ अ कंक्लूजन बट दिस रीजन इज इररिलेवेंट टू द ट्रूथ और फेलिसी ऑफ द कंक्लूजन। यानी कि इसका कोई लॉजिक होता ही नहीं है, बेसिक सी चीज। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि स्टेटमेंट बिल्कुल फालतू है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वहां पे आप इररिलेवेंट रीजन दे सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अगेन सेम तरह का क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन सी फैलेसी यहाँ पे यूज हुई है। साउंड इज इम्परमानेंट बिकॉज इट इज ऑडिबल। ये दूसरी शिफ्ट में 2019 की दूसरी शिफ्ट में आया था कि साउंड इम्परमानेंट होता है क्योंकि ये ऑडिबल होता है, यानी कि ये श्रव्य होता है। सो इसका राइट आंसर होगा फैलेसी ऑफ ट्रिवियल रीजन। ट्राइवियल रीजन भी इसको बोलते हैं, यानी कि तुच्छ कारण की वजह से ये फैलेसी, ये भ्रम यहाँ पे हुआ है ना। सो दूसरा यहाँ पे बोला है इररेलेवेंट रीजन। इस तरह से आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर हम देखें सो इस वाले क्वेश्चन का भी हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ट्रिवियल रीजन की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, सो थ्रू साउंड इज ऑडिबल इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है कि साउंड ऑडिबल होता है ये बिल्कुल ट्रू है, बट ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में लिंक नहीं हो पा रही कि साउंड परमानेंट नहीं है क्योंकि ये ऑडिबल नहीं, क्योंकि ये ऑडिबल है। ये दोनों चीजें आपस में लिंक नहीं हो रही हैं, दैट्स व्हाई इसको हम ट्रिवियल रीजन सेलेक्ट करते हैं। क्यों सेलेक्ट करते हैं इसका आपको एक पता होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन, वो ये है कि रीजन गिवन इन सपोर्ट ऑफ अ कंक्लूजन being very insignificant in establishing the truth or felicity of the conclusion। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, यहाँ पे देखो बिकॉज से हमने दो स्टेटमेंट्स को सेपरेट किया है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बट इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम ट्रिवियल रीजन मानते हैं। एंड अगर कोई ऐसा केस होता है जहां पे एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसको हम इररिलेवेंट रीजन मानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे इन्फेरेंस, यानी कि जिसको अनुमाना बोलते हैं, अनुमान बोलते हैं। इन इंडियन लॉजिक इज रूटेड इन। सो अनुमान का इंडियन लॉजिक में क्या रूट होता है, कैसे इसको निहित किया जाता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनवेरिएबल
कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन मिडल टर्म एंड मेजर टर्म। सो अगर आप लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग की बेसिक चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, एक वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ। वहां पे मैंने ये बेसिक चीजें बताई हैं कि कैसे मिडल टर्म, कैसे मेजर टर्म को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। उस वीडियो को देखिए। सो यहाँ पे देखो, डायरेक्ट हम जाते हैं कि इसको रूट किया जाता है कि अगर इन वेरिएबल कॉन्कमिटेंस होता है मिडल टर्म और मेजर टर्म के बीच में। सिंपल सी चीज है, कोई इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं है। सो ये वाला जो सेक्शन होता है ना, इन वेरिएबल कॉमिटमेंटेंस, ठीक है, इसको हम व्याप्ति के नाम से जानते हैं। सिंपल हिंदी में अगर बात करें, इंडियन लॉजिक की बात चल रही है तो इसको व्याप्ति जानते हैं। आपने सिलेबस में ये टर्म जरूर सुनी होगी, ठीक है। सो मिडल टर्म और मेजर टर्म के बीच में अगर ये इशू आता है लॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फेरेंस के रूप में, तो उस चीज को व्याप्ति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द आर्ग्यूमेंट गिवन बिलो। अगेन यहाँ पे देखो सेम ही तरह का क्वेश्चन है। साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज ऑडिबल, ठीक है। साउंड परमानेंट होता है क्योंकि ये ऑडिबल होता है। प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा गया था साउंड इज इनपरमानेंट, साउंड इज इनपरमानेंट, ठीक है। ये देखो सेम ही तरह के क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीकों से पूछे गए हैं, है ना। सो आप लोगों को यहाँ पे ये चीजें पता होनी चाहिए। सो देखो यहाँ पे पूछा गया है साउंड इज परमानेंट, साउंड परमानेंट होता है, साउंड परमानेंट नहीं होता है। ये ऑडिबल होता है, यस, साउंड बिल्कुल ऑडिबल होता है। सो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारा राइट आंसर है फैलेसी ऑफ ट्रिवियल रीजन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुच्छ कारण का भ्रम है ये भी, ठीक है। क्योंकि साउंड ऑडिबल है, ये ट्रू है। इट इज अ रादर insignificant or trivial reason to support the statement that the sound is permanent. So अगर यहाँ पे trivial reason की जगह पे आपको इनसिग्निफिकेंट लिखा होता तो वो वाला ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते थे। तो ये डिफरेंट टाइप्स की फैलेसी होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। बेसिक से डेफिनेशन पढ़ लो, एक एक रियल लाइफ एग्जांपल सभी टाइप के फैलेसीज के देख लो, इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर हमारे पास, Which one of the following is signified by the term हेतु? हेतु से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। In the process of अनुमना inference in classical Indian school of logic. So हेतु से related question है कि which of the following is signified by the term हेतु? So जब भी हम अनुमना यानी कि inference की बात करते हैं, so हेतु का क्या significance यहाँ पे होता है? Example provided, स्टेटमेंट ऑफ रीजन, प्रोपोजिशन टू बी प्रूव्ड या फिर कंक्लूजन प्रूव्ड। सो इधर अगर हम लोग देखें सो राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ द रीजन, राइट। सो अनुमना और इन्फेरेंस इन द इंडियन लॉजिक, इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक को हम न्याय के नाम से जानते हैं, ठीक है। न्याय फिलोसफी प्रिस्क्राइब फाइव स्टेजेस ऑफ आर्ग्यूमेंट। सो इसमें 5 स्टेजेस होते हैं। पहला है प्रोपोजिशन, दूसरा होता है हेतु, ठीक है, तीसरा होता है उदाहरण, चौथा होता है उपन्याय, नेक्स्ट होता है निगमना। सो यहाँ पे अगर हम लोग हेतु की बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये होता है किसी भी स्टेटमेंट का रीजन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेत्वाभ्यास फैलेसी इज इन्वॉल्व इन आर्ग्यूमेंट साउंड इज एलिमेंट बिकॉज इट इज कॉज्ड। अगेन देखो सेम ही तरह का क्वेश्चन है कि साउंड एक एलिमेंट है क्योंकि ये कॉज होता है, क्योंकि ये उत्पन्न होता है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसमें अगर हम लोग देखें सो राइट आंसर है विरुद्ध और कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, यानी कि विरुद्ध या विरोधाभासी मध्य स्टेटमेंट है ये। वो कैसे? विरुद्ध हेतुअभ्यास और कॉन्ट्राडिक्टरी फैलेसियस रीजन, इसमें क्या होता है, इसमें मिडल टर्म अबाइड करती है माइनर टर्म को एज वेल एज इट्स ऑपोजिट, ऑपोजिट भी होता है एंड मिडल टर्म अबाइड करती है इसमें किसको, माइनर टर्म को। सो इसीलिए यहाँ पे इस रीजन को सेलेक्ट किया गया है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो भी चीजें हैं इंडियन लॉजिक में वो एज इट इज पूछी जाती है, ठीक है। आप लोग बेसिक बेसिक डेफिनेशंस भी अगर हर एक चीज के पढ़ लेते हो तो बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैलेशियस हेतु मिडल टर्म इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्कॉमिटेंट विद द मेजर टर्म। अभी देखो प्रीवियस भी हमने यही क्वेश्चन किया, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। सो राइट आंसर है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सव्य विचार।
ठीक है, सव्य विचारा इसको बोला जाता है। सव्य विचारा आपने टर्म नहीं सुनी है तो इसका मतलब होता है इर्रेगुलर मिडल, इर्रेगुलर मिडल। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू न्याय सिस्टम ऑफ रिलीजियस फिलोसफी, सव्य विचारा हेत्वाभ्यास occurs when a syllogism has an irregular middle term। अब देखो आपने सिलोजिज्म पढ़े हैं, उसमें दो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें कि हमारे पास माइनर टर्म, मिडल टर्म एंड मेजर टर्म होती है। ठीक है, सो अगर इसमें कभी भी हमारे पास जो मिडल टर्म है, ठीक है, इसमें कभी भी हमारे पास जो मिडल टर्म है ये रेगुलर ना हो, ये इरेगुलर मोड में काम कर रही हो, जिससे कि इन्फेरेंस बार बार इनकरेक्ट हो जाता है, सो उस केस में हम इसको सव्य विचार बोलते हैं। ठीक है, सो जब भी एक मिडल टर्म से रिलेटेड हेतु, जहां पे भी हेतु और मिडल टर्म दो चीजें साथ में आ जाए तो बिना सोचे समझे आपने इस तरह के ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि लिखा है ऑल कार्स आर ट्रक्स। ठीक है, दूसरा बोला जाता है बसेस आर कार्स, एंड इसका कंक्लूजन बताया गया है बसेस आर ट्रक्स। सो अगर आप लोगों को मिडल, माइनर और मेजर टर्म फाइंड आउट करने आता है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कोई भी मिडल टर्म रेगुलर नहीं है, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल अभी तक क्लियर हो चुके हैं। So next question है question number 8. According to classical Indian school of logic, what is the correct sequence of steps involved in anumana, that is influence? So anumana को influence बोला जाता है, correct sequence यहाँ पे कौन सा है ये आपको बताना है। So right answer है option number D, that is पहला आता है प्रातिजना, ठीक है, जिसको कि प्रतिज्ञा बोलते हैं, हेतु, उसके बाद आता है उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, उसके बाद आता है उपन्याय, उसके बाद आता है निगमना। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है अनुमना में काम करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पक्ष अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन द प्रोसेस ऑफ इन्फेरेंस। सो यहाँ पे न्याय, न्याय की बात की गई है, यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक की बात की गई है, एंड इसको इन्फेरेंस से यहाँ पे रिलेट किया गया है। सो जब भी ये दोनों टर्म्स आप लोगों को रिलेट करके पूछी जाए सो उसका आंसर हमेशा होता है माइनर टर्म। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जैसे कि इसमें पूछा गया है लाइक द एरिस्टोलिनियन सिलोजिज्म द इंडियन इन्फेरेंस हैज थ्री टर्म्स। इन्फेरेंस में बेसिकली थ्री टर्म्स होती हैं हमारे पास, एक मेजर टर्म होती है, दूसरी माइनर टर्म होती है, एंड तीसरी होती है मिडल टर्म। ठीक है, सो यहाँ पे मेजर, माइनर एंड मिडल टर्म इनको बोला जाता है सध्य, पक्ष और लिंगा। मेजर टर्म को बोला जाता है, नोट कर लीजिए इस चीज को, साध्य। ठीक है, उसके बाद माइनर टर्म को बोला जाता है पक्ष, जो कि किसी के पक्ष में, किसी की साइड लेने के लिए यूज होती है, एंड जो मिडल टर्म होता है उसको बोला जाता है लिंगा। ठीक है, और हेतु रिस्पेक्टिवली। सो आई होप अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं तो ये चीजें आपको इजीली समझ आएंगी, नहीं पढ़े हैं तो जो चीजें मैं नोट करवा रही हूँ इनको कर लीजिए, या फिर ये जो साइंस में बता रही हूँ कि न्याय और इन्फेरेंस की अगर बात की जाए तो माइनर टर्म होता है ऑप्शन में, जैसे 2020 में माइनर टर्म इस क्वेश्चन का ऑप्शन आया था, इस बार हो सकता है सेम क्वेश्चन आए लेकिन माइनर टर्म की जगह उन्होंने पक्ष लिखा हो, तो आपको पता होना चाहिए किसका क्या हिंदी में एग्जैक्टली मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू अनुमना अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। सो यहाँ पे बात की गई है न्याय से अनुमना की। ठीक है, ये दो चीजों को रिलेट करके यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से जैसे मैंने बताया, क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक को मैंने न्याय लिख दिया, दूसरी टर्म अनुमना हो गई, तीसरी टर्म नॉट हो गई। सिर्फ ये तीन चीजों को लिंक करके आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखें सो राइट आंसर है हेतु, हियर इज द माइनर टर्म। मैंने इस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि किस चीज को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे मैंने हेतु की बात भी की थी। ठीक है, सो हेतु इस केस में क्या है, माइनर टर्म हो जाता है। सो इसमें देखो डायरेक्टली यहाँ पे पूछा गया है अनुमना और इन्फेरेंस इन क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक हैज थ्री टर्म्स, माइनर, मेजर एंड मिडल टर्म। ठीक है, जिसको कि साध्य, पक्ष और लिंगा बोला जाता है, और हेतु रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो यहाँ पे हमेशा मिडल टर्म को बोलते हैं हम लोग
क्या बोलते हैं, हेतु बोलते हैं। नेक्स्ट है Which one of the following is signified by उदाहरण of अनुमना inference and inner logic। अब यहाँ पे अनुमना और उदाहरण की जो है रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। सो जहां पे भी अनुमना और उदाहरण को रिलेट किया जाए सो वहां पे ये होता है यूनिवर्सल प्रोपोजिशन अलोंग विद अ सेंटेंस। सेंटेंस की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी वो है, ठीक है। सो आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स याद रखनी है। सो अनुमना इज इन्फेरेंस drawn from the information prescribed by the senses and ये जो है ये स्टेट की जाती है by categorical proposition जो कि यूनिवर्सल या फिर पर्टिकुलर होता है, जो कि यहाँ पे उदाहरण की बात की गई है। सो उदाहरण या तो यूनिवर्सल होता है या तो पर्टिकुलर होता है, यानी कि जो एग्जांपल्स हम देते हैं या तो वो ऑलवेज ट्रू होता है या तो वो कभी ट्रू या कभी फॉल्स होता है। सो इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्सल प्रोपोजिशन अलोंग विद द सेंटेंस स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर इज कोल्ड। फायर ठंडी होती है बिकॉज इट इज सब्सटेंस, क्योंकि ये एक पदार्थ है। तो आपको बताना है कि कौन सी फैलेसी यहाँ पे यूज की गई है, कौन सा हेत्वाभ्यास यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम लोग देखें सो राइट आंसर है विरुद्ध, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। सो ये वाला आंसर कैसे इसका ठीक है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। इसका राइट आंसर है यहाँ पे बभिता, ठीक है। बाधिता जिसको बोला जाता है, नॉन इन्फेरेंशियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें राइट आंसर बी है। क्यों यहाँ पे राइट आंसर बी है, क्योंकि देखो अनुमना में यानी कि इन्फेरेंस में या फैलेसी में, ठीक है, ये 3 रीजंस के साथ इन्फेरेंस होती है। यहाँ पे पहली है असिद्ध। असिद्ध कब होती है, इसको इंग्लिश में भी असिद्ध बोला जाता है, ठीक है। ये सिद्ध करना मतलब प्रूव होना, असिद्ध मतलब कि वो प्रूव नहीं हुई है। यहाँ पे देखो ऑप्शन में लिखा है अनप्रूव्ड मिडल टर्म, ठीक है। सो असिद्ध का असिद्ध तब होती है व्हेन हेतु यानी कि ग्राउंड इज अनप्रूव्ड। दूसरी चीज इसमें तब होती है जब हेतु इरेगुलर होता है, जिसको कि सर्व विचारा बोला जाता है, राइट, या फिर सव्य विषा बोला जाता है। एंड तीसरी चीज इसमें क्या होती है, तीसरी चीज इसमें होती है सत प्रतिस्पष्टता, जिसका मतलब क्या होता है कि हेतु जो है वो कॉन्ट्राडिक्टेड है बाय अनदर हेतु। सो ये चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर आया है वदिता। वदिता मतलब व्हेन अनदर प्रूफ कॉन्ट्राडिक्ट्स एंड डिसअप्रूव्स द मिडल टर्म, ठीक है। जब एक पॉइंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है मिडल टर्म को यानी कि हेतु को, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर है बाधिता। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कंसिडर द एग्जांपल ऑफ अनुमना गिवन बिलो। इसमें बोला गया है माउंटेन इज फेरी बिकॉज इट हैज स्मोक। Whenever there is smoke, there is a fire. Which of the following expresses व्याप्ति relation of invariable कॉनकॉमिटेंस, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्टली जाते हैं राइट आंसर पे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कॉनकॉमिटेंस बिटवीन फायर एंड स्मोक, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि व्याप्ति इंप्लाइज अ कोरिलेशन बिटवीन टू फैक्ट्स। यहाँ पे व्याप्ति की बात की गई है, ये क्या करता है, यहाँ पे दो फैक्ट्स के बीच में ये कोरिलेशन बताता है, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट को हमने राइट आंसर सेलेक्ट किया। सो ये थे स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों के सामने फर्स्ट सेशन में 5 क्वेश्चन शेयर किए जो कि बेसिक फैलेसी पर बेस्ड थे, एंड दूसरे सेशन में मैंने आप पे 13 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जो कि बेसिकली अनुमना पर बेस्ड थे, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। सिंपल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने की हमने कोशिश की है। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द